सो जब आप फ्रेंच का, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी ने फ्रेंच पढ़ी है, राइट, एंड उसने अपना TEF है TCF का एग्ज़ाम दिया, सो उसको फिर से आइल्स भी देना पड़ता है या सिर्फ फ्रेंच सही है, काफ़ी है? अगर अब तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है. अगर उन्होंने आइल्स का जनरल टेस्ट दिया हुआ है और वो 2 साल की एक्सपायरी Valid डेट के है. पास, हाँ 2 साल के अंदर अंदर वैलिड है, देन नहीं. बट अगर तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि उनको फिर से देना ही पड़ता है, तो डेफिनेटली Okay. आइल्स का तो तुम्हें फिर से एग्जाम देना ही पड़ेगा. Right. एंड यू हैव टू गो विद जनरल आइल्स. जनरल, ठीक है. जनरल वाला. दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं जैसे सेल्पेप. मैंने खुद सेल्पेप एग्जाम दिया था. एंड अच्छा. इफ like I'll personally recommend to anyone, like again मेरी ये पर्सनल सब्जेक्टिव अप्रोच थी, बट आई रेकमेंड कि सेल्पेप दो क्योंकि इजी है. मुझे तो इजी लगा था, सो दैट्स व्हाई आई वेंट विद सेल्पेप. उसमें पॉइंट्स आ जाते हैं. एंड देन फ्रेंच में वंस यू गेट B2+, तो वो दोनों के कंबाइन होके मेरे 430 थे बिफोर फ्रेंच एग्जाम. Okay. और फ्रेंच एग्जाम देने के बाद माई स्कोर गॉट बम्प्ड अप टू 496. 496. सो बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया था. Hi guys, welcome to the another episode of the Untold Canada powered by Canadian Wings, and for today's episode we have Vyom, जिन्होंने अपनी जर्नी तो एक एज अ स्टूडेंट स्टार्ट करी थी, बट नाउ ही इज़ अ PR. एंड इस पूरी जर्नी के अंदर उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अपना PR लिया था, बिकॉज यहाँ पर कनाडा में 2 टाइप के लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ होती है, जो कि एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है. और इंग्लिश के आइल्स के बारे में तो सबने सुना ही हुआ है कि जब हम अपने PR के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे को एक जनरल आइल्स देना पड़ता है. बट एक अनदर लैंग्वेज भी है जो कि है फ्रेंच, और उसमें आप किस तरीके से आप PR ले सकते हो, अपने CRS स्कोर बढ़ा सकते हो. 50 to 60 पॉइंट्स का एक वेरिएंस आ सकता है. वो तरीका व्योम ने यूज़ किया था. सो आज के पूरे पॉडकास्ट के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर किसी और पर्सन को फ्रेंच सीखनी है तो वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है, क्या सर्टिफिकेशन उनको करनी पड़ेंगी, और क्या क्या पेपर एग्ज़ाम्स जो होते हैं जैसे आइल्स के होते हैं वैसे ही फ्रेंच के होते हैं. सो व्हाट एग्ज़ाम्स यू हैव टू गिव. सो सब कुछ ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, तो आओ चलो डिस्कस करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू भाई आपको पॉडकास्ट पे आने के लिए. Thank और you बहुत so डिफरेंट much. पॉडकास्ट होने वाला है आज का, Yeah. राइट. सो आपको भाई कितने साल हो गए यहाँ पर आए? सो अब मुझे दिसंबर 28 दिसंबर को हो जाएंगे पूरे 5 साल. अच्छा, मतलब पूरी डेट तक याद पूरी करके डेट तक रखते हैं याद है कि यार. कौन सी डेट को मैं आया हूँ और कौन सी डेट को 5 साल हो जाएंगे. हाँ. एंड स्टार्ट करते भाई, अभी आप जॉब क्या कर रहे हो? सो अभी आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड. आई एम एंटरप्रेन्योर. आई एम टीचिंग फ्रेंच ऑनलाइन. बट मेरी सबसे रीसेंट जॉब थी फिटनेस स्पेशलिस्ट. आई यूज्ड टू वर्क एज अ फिटनेस स्पेशलिस्ट जॉर्जन कॉलेज में. अगर किसी को नहीं पता है, जॉर्जन कॉलेज बैरी में है, ठीक है, विच इज़ लाइक 1 hour अप टू टोरंटो. ठीक है, तो वहाँ पे काम करता था मैं. या आई वर्क देयर फॉर लाइक 1.5 year. अच्छा. लेकिन फाइनली आई गेव एन एग्जिट और नोटिस दे के अपना काम स्टार्ट किया. सो ये वो वाला सीन हुआ है कि कॉलेज में काम, कॉलेज से पढ़ाई करी, हाँ, और वहीं पर ही जॉब ले वहीं पर ही जॉब ले. इंडिया में ये वाला वो चलता था कि जैसे मैं इंजीनियर हूँ भाई, ठीक है, मैं इंडिया में इंजीनियरिंग करी थी, और स्पेशली हमारे इंजीनियरों में ना वो वाला सीन चलता है कि अगर ऑन कैंपस जॉब चाहिए ना तो यहाँ से 4 साल डिग्री ख़त्म करूँगा और यहीं पर चौकीदार की नौकरी कर लूँगा. सही बात है. वो वाला सीन होता है. अच्छा, तो यार आपने जो जॉब करी है वो क्या फिटनेस ट्रेनर की जॉब है या कुछ डिफरेंट है, स्पेशलिस्ट जो है वो डिफरेंट है? सो मैं एक्चुअली ना थोड़ा सा पीछे जाऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए. पहले जब मैं कॉलेज में था मेरी एक पार्ट टाइम जॉब भी होती थी विच वाज अ फ्रंट डेस्क एट द जिम. जो कॉलेज का जिम है वहाँ पे फ्रंट डेस्क होती थी. फ्रंट डेस्क की जॉब बेसिकली जस्ट लाइक. उसके ऊपर जाने से पहले सीधा बात ही यही कर लेते कि भाई आपने प्रोग्राम कौन सा किया, सो डैट लोगों को ज़्यादा तरीके से पता चलेगा कि जॉब जो है, क्योंकि उसी फील्ड के अंदर है आपकी. सो कौन सा प्रोग्राम आपने लिया और क्या ड्यूरेशन थी, विच कॉलेज इट वाज? सो मेरा प्रोग्राम है फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशंस प्रोग्राम था. ये मैंने लिया था 2019 की जनवरी इनटेक. एंड कॉलेज इज जॉर्जन कॉलेज बैरी. एंड 2 साल का प्रोग्राम है लेकिन 16 महीने में ख़त्म हो गया था. सो इट वाज अ फास्ट ट्रैक प्रोग्राम. और या जब मैं कॉलेज में ये प्रोग्राम कर रहा था साथ ही साथ मैं उधर के जिम में एज अ फ्रंट डेस्क भी काम कर रहा था. सो वो थी मेरी लाइक वन ऑफ द ऑन कैंपस जॉब दैट आई हैड. अच्छा. या सो वो वाली जॉब आप साइड बाय साइड कर रहा था. देन जब ग्रेजुएट हुआ, अब हम बात करते हैं कि लाइक वर्क परमिट पे क्या क्या जॉब्स की मैंने. सो जब ग्रेजुएट हुआ उस टाइम पे आई हैड माय सर्टिफिकेशन जो फिटनेस ट्रेनर. सो अब यहाँ पे अगर कोई भी कनाडा में फिटनेस ट्रेनर बनना चाहता है या फिटनेस की फील्ड में, नॉट ओनली फिटनेस, कोई भी मेन फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हो ना,
यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स ऐसी होती हैं जो आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं. ऐसा नहीं कि हाँ भाई डिप्लोमा किया और आप एलिजिबल हो. आपको एक्चुअली उस पर्टिकुलर फील्ड में सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, वो पास करनी पड़ेगी, उसके बाद तभी आप वो चीज़ प्रैक्टिस कर पाओगे. तो मेरे साथ भी वैसे ही था. वंस आई केम टू नो कि मुझे भी सर्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, लाइक आई गेव माई सर्टिफिकेशन और वो पास कर ली. द सर्टिफिकेशन का जो नाम है वो है CSEP CPT. ओके. फुल फॉर्म इतना मैटर नहीं करती, बट स्टिल बता देता हूँ अगर किसने यहाँ पे करनी है. बिल्कुल मैटर करती है. So, पता चलना चाहिए कि आपने क्या करा है एक्चुअल में. और अगर कोई फिटनेस में ही है इंडिया के अंदर और यहाँ पर आके भी उसी चीज़ में परस्यू करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. डेफिनेटली. सो द एब्रीवेशन इज CSEP CPT. इसका पूरा नाम है कैनेडियन सोसाइटी ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर. सो अगर यहाँ पे कोई भी फिटनेस ट्रेनिंग प्रैक्टिस करना चाहता है, बहुत और भी सर्टिफिकेशंस आती हैं. फॉर एग्जांपल कैनफिट प्रो हो गई या NCSM हो गई, डिफरेंट नेम्स होते हैं. लेकिन ये वाली जो सर्टिफिकेशन मैंने की, और ओनली एलिजिबल टू डू दिस सर्टिफिकेशन अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम से ग्रेजुएटेड हो जो फिटनेस की फील्ड में है. फॉर एग्जांपल इट कैन बी किनेसियोलॉजी, इट कैन बी फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, या इट कैन बी फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन जो मैंने किया. सो ये सिर्फ उनके लिए जो ऑलरेडी इन प्रोग्राम से ग्रेजुएट हैं. जो कैनफिट प्रो या NCSM जो वो टाइप की सर्टिफिकेशन है वो कोई भी कर सकता है. एंड इसको भाई ये जो प्रोग्राम आपने जो चूज़ किया, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? आप ऑफ कोर्स 12th के बाद आए हो यहाँ पर, राइट? और 12th के बाद स्पेशली यही प्रोग्राम फिटनेस के अंदर जाना, और ये कैसे, क्या प्लानिंग थी इसके पीछे कि व्हाई यू चोज दिस प्रोग्राम एंड व्हाई दिस कॉलेज स्पेशली? सो पहले जब मैं इंडिया में था, सो आई एम फ्रॉम लुधियाना पंजाब, ठीक है. जब मैं वहाँ पे रिसर्च कर रहा था या डिफरेंट इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को मिल रहा था अबाउट कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, लाइक मैंने 12th में मेडिकल की, तो मेरे लिए क्या क्या ऑप्शन हैं. बहुत प्रोग्राम दिख भी रहे थे, लाइक एक था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एक था ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, और एक था फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन. सो मेरे पास ऑप्शन 3-4 थे, और 1-2 की इनटेक भी मेरे को जल्दी मिल रही थी. हाउएवर आई चोज फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन, क्योंकि एक तो जब हम 12th से ग्रेजुएट होते हैं, हमारे पास ना थोड़ा सा वेलापंती करने का टाइम होता है, ठीक है. तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ वेलापंती, मैंने थोड़ा जिम वगैरह शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले मैं थोड़ा होता था, मोटा भी होता था, है ना. अच्छा, सबके साथ यही होता है भाई. हाँ, जो भी लाइक 12th और अपना 11th-12th का जो टाइम होता है ना, उसके ड्यूरेशन में जब हम स्कूल के अंदर होते हैं ना, तब बहुत से चेंजेस आते हैं. बंदा फैट शेमिंग से भी निकलता है, ठीक है. कोई पतला है तो उसके ऊपर भी होता है. तो इन दी एंड ना वहाँ से मोटिवेशन एक जाकर आता है कि यार अब तो कॉलेज में जाना है, ठीक है. और जो फुकरे अपने देख रखी है, तो वो वाला सीन होएगा, तो थोड़ा सा जिम जाते हैं और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं. सही में. तो हाँ, जब ग्रेजुएट हो गया था तो जिम वगैरह करना स्टार्ट ही कर दिया था. उस टाइम पे मेरे को हालांकि इतना क्लियर नहीं था कि मैं फिटनेस एंड हेल्थ लेकर ही कनाडा जाऊंगा. ये तो था कि कनाडा जाना है, बट आई वाज स्टिल लुकिंग फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स कि भाई जो मिलेगा देखेंगे. लेकिन जब मैं जिम वगैरह करना शुरू किया, सो फिटनेस में ऐसे ही इंटरेस्ट आ गया और मेरे को अच्छी नॉलेज वगैरह मिलने लगी फिटनेस की. एंड जब लाइक वीज़ा के पहले की, जब थोड़ा टाइम क्लोज आने लग गया, व्हेन यू हैव टू अप्लाई, तो मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह देख रहा था, और उन्होंने मेरे को ये 3-4 प्रोग्राम्स की ऑप्शन दी. डेफिनेटली आई वाज लाइक कि हाँ भाई फिटनेस एंड हेल्थ का ही लूँगा अब तो, इसमें मन भी है. और उस टाइम पे डेफिनेटली मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि यार इसकी आगे वैल्यू कितनी है, या फिर आगे इस फील्ड में काम कितना मिलेगा. जब मैं यहाँ पे आने की सोच रहा था, उस टाइम पे मैं ये प्लान कर रहा था कि फिटनेस एंड हेल्थ का 2 साल का डिप्लोमा करूँगा, ठीक है. अपना वर्क परमिट पे आके PR वगैरह लेके आई डू फिजियोथेरेपी, लाइक मैं फिजियोथेरेपी करके फिजियोथेरेपिस्ट बन जाऊँगा. तो ये वाला कोर्स करके आप फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हो. बेसिकली इट्स लाइक अ पोर्टल, लाइक आपको ज़रूरी नहीं है कि यही कोर्स करना है, आप कोई भी और कोर्स कर सकते हो. मेन क्या होता है कि आपको लाइक अगर तो आप 12th के बाद आ रहे हो, आपका मेन फोकस होगा कि हाँ भाई PR लेनी है जल्दी से जल्दी, ठीक है. तो मैंने लॉन्ग टर्म पाथवे ये सोचा हुआ था कि एक बार PR हो जाए फिर फिजियोथेरेपी करूंगा, ठीक है. डजंट मैटर कि कौन सा प्रोग्राम है, उसके बाद फिर करना पड़ेगा. हाँ, तो बट स्टिल डिसाइड यही हुआ कि हाँ फिटनेस एंड हेल्थ मेरे को उसमें इंटरेस्ट भी है, तो इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम चूज़ किया. और स्पेसिफिकली जॉर्जियन कॉलेज क्यों चूज़ किया ये मैं आपको आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि इट वॉज लाइक कि कंसल्टेंट, हम मोस्टली काम कंसल्टेंट से करवाते हैं. सो देवर लाइक कि इट्स लाइक वो जगह अच्छी है, बैरी जगह अच्छी है. उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बताया था कि हाउ डू यू कंपेयर, कि लाइक उन्होंने GTA और बैरी का कंपैरिजन थोड़ा बहुत बताया था कि बैरी थोड़ी शांत जगह है, वेरस की GTA में थोड़ा ज़्यादा हलचल है, वहाँ पे जॉब्स इजीली मिल जाती हैं. बट मैंने घर पे थोड़ी सी खुद की भी रिसर्च की,
व्हेन आई सर्च्ड अबाउट बैरी मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई बहुत ही बंजर इलाका है, डेफिनेटली वैसा नहीं था, और वहाँ पे स्टिल स्टूडेंट्स का फ्लो था, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि हाँ भाई ठीक ऑप्शन होगा. एट द एंड देखो जॉब कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई काम ही नहीं होता, ठीक है, सुनसान होगा. तो इसीलिए उस टाइम पे था कि हो जाएगा तो चलो बैरी निकल पड़ते हैं. और मेरा एक और भी नोन में एक नेबर था जो इसी सेम कॉलेज में आ रहा था, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम में. ओके, सेम कॉलेज. सो उससे मेरा ये हो गया कि हाँ भाई अब जान पहचान का बंदा भी है साथ में, तो अब और भी इजी होगा इस बेगाने मुल्क में आके थोड़ा सेटल डाउन करने का. सो भाई ये जो 12th के बाद आने का ही आपका क्यों एकदम से बना कि भाई 12th के बाद ही चलते हैं? यूजुअली क्या होता है कि लोग ग्रेजुएशन करके आते हैं और या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी इवन एक्सपीरियंस गेन करके आते हैं सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर CRS स्कोर. अदर देन दैट अब हम ना इंडिया से है भाई, तो इंडिया में थोड़ा सा ना हम पेरेंट्स के बहुत क्लोज होते हैं, अनलाइक हेयर जो 16-17 की उम्र में अपना जॉब्स करना स्टार्ट करते हैं और एज सुन एज वो बड़े होते हैं थोड़े से भी वो अलग हो जाते हैं पेरेंट्स से. हमारा थोड़ा सा इंडिया में कल्चर अलग है, राइट? सो 12th के बाद ना इट्स नॉट ईजी कि आप इंडिया छोड़ के एक बेगाने मुल्क में आके सेटल डाउन होने की सोचते हो, और पेरेंट्स भी इतनी आसानी से नहीं मानते हैं. तो आपकी उसके पीछे क्या स्टोरी है भाई? सबसे पहली बात तो ना पेरेंट्स का मेरे हर डिसीजन में बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है. अगर मैं कहूँ कि मुझे ये करना है, देवर लाइक कि हाँ तू ट्राई कर. अगर मैं कहूँ कि ये करना है तू ट्राई कर, ठीक है. तो अराउंड 12th के स्टार्टिंग में जब मैं 12th पढ़ रहा था तभी मेरी ये डिस्कशन होने लग गई थी उनसे कि ना मेडिकल फील्ड में वहाँ पंजाब में या इंडिया में, क्योंकि मैं MBBS नहीं करना चाहता, इतना दिमाग खराब मैं नहीं करवा सकता अपना. हाँ, क्यूडोस टू दोस्त जो लोग करते हैं, बट भाई मेरे से नहीं हो पाएगी, राइट? लाइक इट्स वे टू टफ फॉर मी. एंड मुझे डॉक्टरेट या डॉक्टरी की फील्ड में जाना भी नहीं था. ओके. और जैसे कि मैंने पहले कहा फिजियोथेरेपी की फील्ड मुझे अच्छी लगती थी, उस टाइम पे अच्छी लगती थी. अभी तो चलो लाइफ पर्पस अलग है, चेंज हो गया या, बट उस टाइम पे ऐसा था कि फिजियोथेरेपी इज़ अ ग्रेट फील्ड और कनाडा में इसकी बहुत डिमांड है. सो लॉन्ग टर्म प्लान तो यही था कि एक बार जब PR होगी, लाइक पहले जल्दी से जल्दी PR ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद जाऊँगा तो वैसे ही टाइम बहुत हो जाएगा. लाइक 26-27 का होऊंगा जब मेरी PR होगी, फिर मैं अपनी बैचलर्स इन फिजियो स्टार्ट करूंगा, फिर मास्टर्स इन फिजियो स्टार्ट करूंगा, फिर जाके फिजियो बनूंगा, और उस बीच में प्रैक्टिस भी करना पड़ता है. सो बहुत टाइम लग जाता है. सो माइंडसेट यही था कि जितनी जल्दी हो सके कनाडा जाके PR लेनी है, क्योंकि ये भी बहुत सुना होता है हमने कि भाई जो एक बार कनाडा आ गया उसका कुछ ना कुछ बन ही जाता है. तो एकदम से माइंड में यही क्यों आया कि कनाडा ही चलते हैं? सो मेरी लाइफ में ट्रिगर पॉइंट ये था कि मैं स्टार्टिंग से ना बहुत एक्सट्रोवर्टेड नहीं रहा, लेकिन अभी भी नहीं हूँ. आई वुड से कि मैं अगर 10 लोगों का ग्रुप होगा या 5 दोस्तों का भी ग्रुप होगा ना, मैं सबसे चुपचाप बंदा हूँगा, ठीक है. सो मैं वैसा इंसान हूँ. यहाँ बोलना पड़ेगा यहाँ बोलना पड़ेगा, या आज तो बोलना पड़ेगा, आज बोलना पड़ेगा. हाँ, तो बैक ऑफ द माइंड एक यही ट्रिगर पॉइंट था कि अगर कनाडा जाऊँगा वहाँ पे ना, यहाँ पे हर एक चीज़ की, हर एक स्किल की वैल्यू ज़्यादा है. अगर आज आप देखोगे इंडिया में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट वो नॉर्मल ठीक ठाक कमा रहा है, बट इट्स नॉट अ ग्रेट जॉब जहाँ तक कि मुझे लगता है. ओके, ठीक है. वेयर एज कि कनाडा में इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपी और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो इट्स अ रियली गुड करियर, बहुत ही हाई पेइंग करियर है. लाइक नॉर्मली 40-45 पर आवर तो स्टार्टिंग ही है जितना कि मैंने देखा है. सो दैट वाज द मेन रीज़न एट द स्टार्टिंग. इकलौता यही रीज़न था या दूसरा वो वाला रीज़न भी था? बिकॉज पंजाब है और पंजाब में ना अगर किसी घर का एक बच्चा कनाडा नहीं गया ना तो उनका वो वाला हो जाता है कि यार हमारा बच्चा कैसे नहीं गया, उनकी वो हो गई है, बेइज्जती हो गई है. सही में वो वाला सीन तो नहीं था ना भाई? वो वाला सीन एक्चुअली घर का नहीं था, डेफिनेटली सोसाइटी का इन्फ्लुएंस था. सोसाइटी का है इस टाइम पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है सोसाइटी का, इसलिए मैंने क्वेश्चन पुट अप करा. डेफिनेटली वहाँ पे तो अब जैसे मैं इंडिया गया हूँ 4 साल के बाद, मुझे 4-4.5 साल पहले तो वहाँ पे बहुत यूथ दिखती थी, अपने स्कूल की भी या दूसरे स्कूल्स की भी बहुत यूथ दिखती थी. और मैं इस बार जाके सरप्राइज था कि दैट सेम ग्रुप ऑफ पीपल जो ट्यूशन मार्केट वहाँ पे है, ट्यूशन मार्केट में ट्यूशने जा रहे हैं, या भाई केमिस्ट्री फिजिक्स वो सब धक्के चलते होते थे, वो अब है नहीं. वो उसकी जगह आइल्स की आपको देखने की मिलेंगी. सो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ा हुआ है कि पीपल आर मूविंग मोर टू कनाडा देन सेटलिंग इन पंजाब या वहाँ पे कहीं इंडिया में. सो या यू कैन से कि सोसाइटी का भी एक डिसीजन था जो सोसाइटी ने मेरे पे डाला. दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस
जो मुझे कनाडा में लाने के लिए पुश कर रहा होगा। गाइडेंस कैसे मिली आपको? सिर्फ सारी चीज़ें खुद ही करी है आपने, या कोई था जिसने आपको गाइड करा हो कनाडा के लिए, या फिर ओवरऑल कोर्स चूज़ करने के लिए, या फिर कंसल्टेंसी किसके साथ करनी है, कैसे करनी है, खुद की रिसर्च क्या करनी चाहिए उसके ऊपर? बिकॉज इवेंचुअली कंसल्टेंट तो बहुत सारे हैं बट खुद की रिसर्च भी एक चीज़ होती है। उसके ऊपर आपने कैसे वर्क किया था उस टाइम पे? सो डेफिनेटली मैं गया तो मैंने काफ़ी फेयर्स भी अटेंड किए हैं, काफ़ी डिफरेंट कंसल्टेंसी फर्म्स में भी जाकर आया हूँ, एंड दोस्तों के साथ बहुत जगह गया हूँ। बेसिकली हर एक चीज़ का एक ओवरऑल सिचुएशन जानने के लिए कि हर एक प्रोविंस में क्या क्या सिस्टम है। और उनमें से मेरे को ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो ही सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टफ लाइक दैट। और जब ये कंसल्टेंसीज या फिर जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं उनसे बातें कर रहा था, 2-3 मेरे को काफ़ी जेन्युइन लगी, एंड उनमें से एक था कि हाँ भाई वो एडवाइस भी अच्छा दे रहे हैं, एंड उनकी एडवाइस के साथ साथ मैं खुद की भी रिसर्च करता था। इफ़ आई वुड गेट अ डबल कंफर्मेशन कि हाँ भाई जो उन्होंने बोला या फिर जैसा कॉलेज दिखाया, लाइक इट्स अ गुड कॉलेज, मतलब बेसिकली कि सब चीज़ें कोई चीज़ फर्जी नहीं है। बेसिकली होता क्या कि आजकल ना लोग 2-3 जगहों पे बात करेंगे एंड चौथी जगह का उनको अच्छा लगा एंड दे विल जस्ट गो विद इट। मैं अपने दोस्त के साथ कम से कम 25-30 जगहों पे गया हूँगा, तब भी आई वॉज नॉट क्लियर। ठीक है, सो दैट्स द थिंग कि जितना लोगों को जितना लगता है ना कि वॉल्यूम ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, वो एक्चुअल में उससे काफ़ी ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे डिसीजन बनाना चाहिए। सो बैक ऑफ द माइंड ये ज़रूर रख के चला करो कि जितना ज़्यादा हो सके मैं लोगों से पूछूं, और जितने ज़्यादा वॉल्यूम में मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूं उसके बाद ही एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाऊं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आपने भाई कॉलेज लाइफ यहाँ पे स्टार्ट करी थी अपनी, सो वो 2019 था, राइट बिफोर द कोविड, या राइट। सो वो लाइफ कैसी थी वहाँ पे उस टाइम पे? लाइफ काफ़ी बिजी थी बट एट द सेम टाइम बहुत लर्निंग वाली भी थी, लाइक सोशली लर्न करवाने वाली, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का था। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू हुआ, दोस्त बनने शुरू हुए, तो एक अकल आने लगी कि कैसे खुद को नॉट सोसाइटी बट कैसे खुद को प्रेजेंट करना है टू बी अ गुड पर्सन। लाइक अब ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ कि you show yourself being a good person, but genuinely what to expect in a friendship and what to expect in a conversation with strangers. So वो मेरी बहुत चीज़ें क्लियर होने लगी जो मेरे को पहले नहीं होती थी। So एक वो चीज़ मेरी बहुत इम्प्रूव हुई थी। एंड टॉकिंग अबाउट रेगुलर लाइफ कैसी थी, इट वॉज हेक्टिक, लेकिन साथ के साथ ना मैं खुद भी ट्राई बहुत करता था कि मैं हेक्टिक रहूँ, क्योंकि किसी दिन अगर मैं घर पे बैठा हूँ ना, मुझे दिमाग में ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है यार, मतलब कुछ लाइक घर पे अगर तुम एक दिन बैठ के वेस्ट कर दोगे ना, कईयों को मूवीज़ देखने में या नेटफ्लिक्स देखने में बहुत मज़ा आता है, अगर मैं एक दिन पूरा वैसे करूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा अगले दिन कि भाई क्या हो गया ये। सो मैं क्या करता था, आई ट्राई टू टेक पार्ट इन लॉट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और मेरा गिटार बजाने का भी शौक है, तो दोस्तों के साथ कभी लाइक जैमिंग करने बैठ जाना या फिर किसी इवेंट के लिए प्रिपेयर कर लेना। सो वो सब चीज़ें भी बहुत की हैं मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में। आपको क्या लगता है कि लाइक इस टाइम पे करंट सिचुएशन जो CRS स्कोर की चल रही है, राइट, इट्स गोइंग वे टू मच अबव लाइक मोर देन 500 एज अ CRS स्कोर, राइट। सो एज अ स्टूडेंट अगर कोई इंडिया से हमारा आ रहा है, ठीक है, या इंडिया नहीं होगा, साउथ एशिया से कोई भी लोग आ रहे हैं हमारे अपने, सो 12th के बाद आना वर्थ इट है, यस और नो? सो मेरे को लगता है कि अगर तो आप ये तीन से चार चीज़ें मैं बताऊंगा, अगर तो आप उन चीज़ों को एज अ ऑप्शन लेके चल सकोगे तो 12th के बाद आकर भी तुम्हारा PR हो सकती है जल्दी, अदरवाइज नहीं। सो सबसे पहली चीज़ होगी, अगर तो तुम यहाँ पे स्पेशली अगर आप ओंटारियो में आ रहे हो या ब्रिटिश कोलंबिया में आ रहे हो, सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हें कोई एम्प्लॉयर ऐसा मिल जाए जो तुम्हें LMIA देने को रेडी हो, ठीक है, अगेन दैट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अब तुम्हें पता नहीं कि होगा वो या नहीं होगा। दूसरी बहुत ज़्यादा है, LMIA में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स है, लोगों को पता नहीं होता है कि LMIA एक्चुअल में है क्या। लोगों को इतना भी नहीं पता है, और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे दे रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली वो पैसे देने पड़ते हैं उनको। $20,000 $30,000 $40,000 कॉस्ट है LMIA की। एंड दैट्स द अदर थिंग, लाइक जो मैं बताना चाहता था कि
अब एक तो चलो LMIA आपने सोचा कि हाँ भाई किसी से ले लूंगा, दूसरी चीज़ उसकी कॉस्ट लाइक $25,000। अब भाई $25,000-30,000 नहीं इकट्ठे कर सकते तुम इतने, तो आप इससे कम तो आप पढ़ाई में दे दोगे, हाँ, अपने आप जेन्युइन तरीके से निकलोगे। हाँ ठीक है, तो एक तो वो कंडीशन आ जाती है विच इज़ अगेन इट्स नॉट एन आइडियल कंडीशन बट दैट मे बी एन ऑप्शन फॉर सम पीपल। दूसरी ऑप्शन होती है PNP की। PNP में ऐसा होता है कि यू हैव टू फाइंड एन एम्प्लॉयर जो आपको इनफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेल करवा दे जो आप अपनी प्रोफाइल में लगा सको फॉर टू गेट द प्रोविंशियल PR पहले, फिर उसके बाद पूरी एक्सप्रेस एंट्री में जो हमारी PR लगती है। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप फ्रेंच सीख सकते हो तो ये तो अगर आप शुरू से ही अगर आपने स्कूल में की हुई है या आप यहाँ पे आके थोड़ा बहुत शुरू करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, जिससे आपके CRS स्कोर बहुत बूस्ट हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन ये है कि अगर आप ओंटारियो में आके या ब्रिटिश कोलंबिया में आके बाद में किसी और प्रोविंस में मूव करने का डिसीजन ले सकते हो आफ्टर फिनिशिंग अप योर स्टडीज। हाँ, तो आपको ताकि PNP के लिए मूव होना है तो आपको दूसरे प्रोविंस में मूव होकर आप 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करो एंड यू कैन बी एलिजिबल फॉर द PNP एंड देन यू कैन गेट द PR इजीली। बट अगर वो सारे सिनेरियोज नहीं होते हैं किसी, बिकॉज PNP इज नॉट द इजी पाथ, इट्स नॉट दैट इजी, मतलब दैट इजी वही है। हम जैसे सारे के सारे कर रहे होते हैं। हाँ, अब जैसे हम बोलते हैं, चलो हम तो कैमरा पे बात करके लोगों को बता देंगे कि दीज आर पाथवेज, बट इन रियल लाइफ वो इतने ईजी नहीं होते टू ऑब्टेन। तो आइडियल सिचुएशन तो ये नहीं है कि इफ एनीवन इज कमिंग आफ्टर 12th उनके लिए आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, डेफिनेटली उनके लिए कंपैरेटिवली बहुत हार्ड है rather than the people those who are coming after graduation or getting the experience in India. Yeah. So भाई in total जब आप कॉलेज लाइफ आपकी स्टार्ट हो रखी थी प्री कोविड के टाइम पे, तो आपने टोटल में कितनी जॉब्स करी पार्ट टाइम? कॉलेज के टाइम पे मैंने एक टाइम पे 3 जॉब्स, लाइक एक ही टाइम पे तीनों जॉब्स इकट्ठी कर रहा था। तीन जॉब्स एक साथ ही कर रहे थे कॉलेज लाइफ में? एक साथ ही कर रहा था, मैनेजेबल थी, लाइक ऐसा भी नहीं था कि बहुत दिमाग खराब हो रहा था, मैनेजेबल थी। सो एज इन की लाइक सो पहली जॉब की बात करता हूँ। सो पहली जॉब मुझे मिली थी 2 महीने के बाद। सो मैं जनवरी इनटेक में आया और मार्च में मुझे लाइक 2 मार्च में मुझे मिली अपनी पहली जॉब विच वॉज फैट बास्टर्ड बरीटो, जो एक लाइक बरीटो लाइक जैसे म्यूचो बरीटो होता है यहाँ पे, वैसे ही एक दूसरा स्टोर था एंड आई वाज वर्किंग एज अ क्रू मेंबर। सो बेसिकली बरीटो बनाना और लोगों को खिलाना, स्टोर पे जो काम होते हैं, हाँ, और क्लीनिंग वगैरह, क्लोजिंग, ओपनिंग, वो सब काम था। सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। ओके। और साथ ही साथ लाइक वही काम कर रहा था और 1 महीने में आई गॉट माई फर्स्ट ऑन कैंपस जॉब जो थी एज अ कैंपस एम्बेसडर ऑफ जॉर्जियन कॉलेज। ओके। नाउ दिस वाज माय फर्स्ट जॉब जो कि बहुत इंटरेस्टिंग जॉब थी। इन दिस जॉब बेसिकली मुझे क्या करना होता था, आई हैव टू बेसिकली बी इन द मिडल ऑफ लाइक कॉलेज का एक मेन कैंपस होता है और वहाँ पे आई हैव टू सेट अप अ डेस्क। जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को कॉलेज में डालना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि दे बुक अ टूर या फिर अ विजिट ऑफ द कॉलेज, ठीक है। सो दे कम इन लाइक ग्रुप ऑफ 6 to 7 इन ईच स्लॉट। तो मैं क्या करता था, आई यूज टू गिव देम अ टूर ऑफ द होल कॉलेज, टेल देम अबाउट द डिफरेंट फैसिलिटीज़ या फिर क्या क्या सर्विसेज कॉलेज प्रोवाइड करता है, कैफेटेरिया कहाँ है या फिर फिटनेस सेंटर कहाँ है। सो वो सारी चीज़ें उनको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देना, कैंपस घुमाने का काम, दैट वाज माय, वो स्टूडेंट एम्बेसडर का काम है। या सो दैट वाज योर जॉब इन that was my first on campus job। और उससे मेरे को इतनी ज़्यादा बात करने का तरीका आया with Canadians, how to talk to them and how to properly give respect and take respect वाला बात। So वो थी दूसरी जॉब। तीसरी जॉब थी इसी के 2 महीने बाद और मुझे मिली थी जॉब इन जॉर्जियन कॉलेज फिटनेस सेंटर, कॉलेज के जिम में एज वो भी ऑन कैंपस थी। सो 2 ऑन कैंपस जॉब कर रहा था और एक थी मेरी ऑफ कैंपस। ओके। सो जो ये तीसरी वाली की जो मैं बात कर रहा हूँ वो दैट वाज द बेस्ट जॉब एनी स्टूडेंट कैन हैव, वर्किंग एनीवेयर ऑन कैंपस, ठीक है। क्योंकि जिम में और जॉब इतनी आउटगोइंग थी कि डेफिनेटली उसमें लाइक क्लीनिंग के टास्क भी होते थे और फ्रंट डेस्क पे रहने के टास्क भी होते थे, लोगों को चेक इन करने के। बट वो इतनी आउटगोइंग थी कि व्हाइल यू आर क्लीनिंग यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या फिर आप बहुत ऐसे लोगों से मिलते हो जो जिम में आ रहे हैं, दैट बिकम्स योर फ्रेंड्स। सो वो जो 2 जॉब्स थी जो मेरी ऑन कैंपस, उन्होंने मेरे को एक बहुत ही अच्छे वे में हेल्प की है टू ओपन अप विद डिफरेंट पीपल। एक अलग तरीके का एक्सपोजर मिला आपको, आपकी पर्सनैलिटी का ओपन अप करने डेफिनेटली, राइट। सो ये जो स्टूडेंट एम्बेसडर जॉब है, हमें पता तो चल गया कि भाई आपने काम क्या किया उसके अंदर, बट मिलती कैसे है? हाउ समवन कैन बी अ स्टूडेंट एम्बेसडर? मैंने ना आपकी और शिवम भाई की एक पिछली वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कनेक्शंस, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट।
यू नो लाइक नोइंग Exactly. डिफरेंट पीपल. सो वो चीज़ एक्चुअली वो भी मेरे साथ हुई है, क्योंकि मैं पहली बार जब कॉलेज में आया था, जब लाइक हर एक कॉलेज की ओरिएंटेशन होती है, Exactly, yeah. तो जब मैं वहाँ पे आया तो आई एक्चुअली बिकेम अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ अ पर्सन जो ओरिएंटेशन को पूरा हैंडल करता है. बेसिकली यू नो इंटरनेशनल सेंटर में जो लोग होते हैं दे रन दी ओरिएंटेशन, लाइक सारे जो नए इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब कुछ प्रिपेयर करते हैं. और मैं लाइक ऐसे ही किसी से बात कर रहा था, वी रियली लाइक ईच अदर्स वाइब, और हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे. और 1 महीने बाद ही उसने मेरे को खुद ही ईमेल की, हे व्योम, दिस इज देयर इज अ न्यू पोजीशन ओपन इन दिस एरिया, सो I'll be able to give a reference, like you can apply. So मैं बहुत खुश हो गया एंड आई अप्लाइड एंड इंटरव्यू हुआ. और इंटरव्यू में भी वो जो इंटरव्यू ले रही थी बॉस, उसको मैं पसंद आया. सो दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब. सो मेन थिंग इज की रेफरेंस, लाइक जितना तुम लोगों से मिलोगे, नए लोगों से अच्छे वे में बात करोगे. अब ऐसा नहीं है कि भाई, अब पता क्या बात करने को, that doesn't mean कि you know you be very frank, you just कि हाँ भाई की हाल कैसा है bro, what's up, like you have to carry yourself in a intelligent way. ठीक है, Exactly. वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, एक अपना अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन छोड़ने के लिए, बिकॉज दैट हेल्प्स यू अ लॉन्ग वे. ठीक है, अगर मैं किसी भी बंदे को, किसी भी नए बंदे को मिलूंगा, वो किस तरह खुद को पहली बार प्रेजेंट करेगा, वो मेरे पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालेगी. क्यों? क्योंकि मैं जब नेक्स्ट टाइम उससे दूसरी बार मिलूंगा, मेरे मन में हाँ पहली एक प्री कंसीव्ड एक नोशन है कि ये बंदा ऐसा बिहेव करता है, तो मैं अपना बिहेवियर उस हिसाब से चेंज करूंगा उसको मिलने के लिए. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, उसको अच्छा करो. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि फेक समथिंग, ठीक है, फेक नहीं करना. यू जस्ट हैव टू बी योर जेन्युइन सेल्फ, कि आप कैसा ट्रीट होना चाहते हो, यू ट्रीट अदर्स इन दैट वे. सो ये जो आपने स्टूडेंट एम्बेसडर की जो जॉब करी है, जो ऑन कैंपस जॉब है ऑफ कोर्स, सो इन सम ऑफ द कॉलेजेस इट्स अ वॉलंटियर kind of thing. Okay, and some of the colleges also pay for that. So what kind of thing works for you, like in the college? Was it a volunteership or was it a paid? No, ये मेरी थी पेड पोजीशन. सो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आके ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करते हैं कि हाउ डू आई गेट ऑन कैंपस जॉब, हाउ डू आई गेट ऑन कैंपस जॉब. बट वन स्टेप दे डोंट डू इज वॉलंटियर इन द स्टार्टिंग. ठीक है, अब मेरी ये जो जॉब थी, दिस वॉजंट अ वॉलंटियर, ये थी पेड पोजीशन. बट ये मेरे को एक और बहुत ही ज़रूरी रीज़न था जिसके कारण मेरे को ये मिली, वो ये थी कि मैंने पहले कॉलेज में ना 2-3 इवेंट्स में भी वॉलंटियर किया था. सो सेम दोस्त जो मैंने आपको बताया, जो मेरा ओरिएंटेशन के टाइम बन गया था, रेफरेंस दिया, तभी उन्होंने मेरे को ये कहा था कि मैंने उसको पूछा कि लाइक इज देयर एनीथिंग यू नो व्हिच आई कैन हेल्प वॉलंटियर. अब एक और गलती स्टूडेंट्स बहुत करते हैं, दे आर लाइक कि हे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, इफ यू हैव एनीथिंग प्लीज लेट मी नो. सी आपको अगर आप पहली इंटरेक्शन में किसी को ये बोलोगे, वो स्ट्रेट अवे समझ जाएगा कि तुम उससे बात ही इसीलिए कर रहे हो बिकॉज यू जस्ट अपना मतलब निकलवाना है. यू नेवर टॉक अबाउट योर ओन इंटरेस्ट इन द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन. ठीक है, सो मैं जब दूसरी बार उस बंदे से मिला, मैंने फिर उसको पूछा कि यू नो कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, और कैन आई हेल्प दिस कॉलेज इन एनी वे, क्या मैं कोई ऐसी वॉलंटियरिंग पोजीशंस कर सकता हूँ जिससे कॉलेज को हेल्प करने में मुझे अच्छा लगे. बेसिकली यू नो यू हैव टू, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पिचिंग, बट यू हैव टू पिच इन अ डिफरेंट वे. या सो दैट वाज द टाइम जब मेरे को अपनी पहली 2-3 वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज मिली थी, एंड दैट वाज इनफ टू मेक माई रेज्यूमे रियली गुड. क्योंकि डेफिनेटली आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं. दैट वाज इनफ टू मेक माई रेज्यूमे गुड इनफ टू गेट द जॉब ऑन कैंपस. राइट, सो दैट्स हाउ आई गॉट द सेकंड जॉब एज वेल, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे ये बता पा रहा था कि यू नो आई वॉलंटियर्ड इन द कॉलेज विद डिफरेंट एक्टिविटीज. आई थिंक वॉलंटियरशिप की वजह से ही आपके ये जो है ऑन कैंपस जो जॉब मिली है आपको, एक भी नहीं दोनों उसी की वजह से ही मिली. अगर हम आज की सिनेरियो की बात करें कि लाइक अभी क्या चल रहा है कि हाउसिंग जो है रेंटल ले लो आप, या ग्रोसरीज ले लो, या पार्ट टाइम जॉब्स ले लो, राइट. सो अभी का कंपैरिजन हम करते हैं आपके टाइम का, ठीक है, जो आपने 2019 का है, जो कि प्री कोविड का टाइम है. आज से 4 साल पहले की बात करेंगे अब हम. 4 साल को कंपेयर करेंगे, पिछले 4 साल को आज के टाइम से. और इन टर्म्स ऑफ ग्रोसरीज, इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब, इन टर्म्स ऑफ रेंटिंग द हाउस, क्या डिफरेंस आप देख रहे हो? चीज़ें डेफिनेटली काफ़ी चेंज हो चुकी हैं. हाउएवर ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट जॉब, स्टिल इट इज़ पॉसिबल. इट्स जस्ट कि
थोड़ा कंपटीशन आया है बिकॉज नॉट ओनली, अब चलो एक एक पॉइंट को हिट करेंगे. सबसे पहला ग्रोसरीज का. अब मैं अंडों की एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैं अंडे खाता हूँ, ठीक है. आई डू जिम समटाइम्स, सो अंडों की एग्जांपल लूँगा. मुझे याद है 4 साल पहले 12 अंडों की ट्रे हुआ करती थी $1.70 समथिंग की. और आज वही सेम ट्रे, वही सेम साइज के अंडे अब हैं $3.59 समथिंग सेंट्स के, ठीक है. सो इसमें तो डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोसरीज, अगर पहले हफ्ते की ग्रोसरी $50 की होती थी, अब आई गेस $70 की होती है वो सेम ग्रोसरी. इट इज़ अ डिफरेंस, बट एट द सेम टाइम व्हाट कैन यू डू. आप कुछ कर नहीं सकते हो. सेकंड थिंग यार, इतने 4 साल का डिफरेंस भी तो है. 4 साल पहले जो बेसिक वेज थी वो आज के टाइम पे बेसिक वेज है क्या? राइट. सो वेज भी इंक्रीज की है. पहले वेज होती थी $14.25. अब मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी, दे आर स्टिल प्लानिंग टू 16.5 हो जाएगी. सो चीज़ें डेफिनेटली, अगर हम एक पासा देखते हैं या एक साइड देखते हैं, हमें दूसरी भी देखनी पड़ेगी. कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंडिचर के तौर पे थोड़ी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, बट स्टिल इट्स नॉट दैट मच कि आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते. स्टिल यू विल बी एबल टू बी फाइन ओवर हियर. एंड व्हाट अबाउट जॉब्स नाउ? जॉब्स का एक मैं बहुत ज़रूरी पॉइंट ये बताऊंगा कि वो डिपेंड करता है जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से. अब बैरी में, अब जैसे मैं सिटी बैरी से हूँ तो मैं बैरी के हिसाब से बात करूँगा. 4 साल पहले स्टूडेंट्स का इनफ्लो उतना ज़्यादा नहीं था जितना करंटली है. तो पहले जॉब्स ढूंढना कंपैरेटिवली ईजियर था. मैंने अपने दोस्तों को देखा हुआ है कि दे वर एबल टू फाइंड जॉब इन फर्स्ट 2-3 वीक्स एज वेल. मेरे को अपने हिसाब से मुझे लगता है कि एन एवरेज टाइम इन विच अ पर्सन कैन फाइंड अ जॉब इज़ 1.5 मंथ, ठीक है. मुझे 2 महीने में मिली थी, विच वॉज अ लॉट, ठीक है. तो स्टिल आई वॉजंट, मैं दिमाग मेरा ख़राब नहीं हो गया था. स्टिल आई वॉज जस्ट लाइक अप्लाइंग कि भाई अप्लाई करी, जब वट इज़ द बेस्ट यू कैन डू. जो चीज़ें तेरी कंट्रोल में है तो वही कर सकता है. सो आई वॉज जस्ट अप्लाइंग टू द जॉब्स एंड फाइनली रिजल्ट आ गया. इस टाइम पे आई वुड से कि इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ बेरी, डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन, क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल होगी जॉब लेने में. बट ऐसा नहीं है कि कभी मिलेगी ही नहीं. पहला महीना नहीं मिलेगी, अगर तुम अप्लाई करते रहोगे तो दूसरा महीना तो मिल ही जाएगी, क्योंकि एट सम पॉइंट डेफिनेटली समवन लीव्स. अब ऐसा तो है नहीं 20 का स्टाफ है तो वो पूरे 1 साल या पूरे 4 महीने भी 20 के 20 वही लोग नहीं रहेंगे. दे कीप ऑन चेंजिंग. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज वर्क ऑन द फैक्टर्स दैट यू कैन कंट्रोल. एक है अपना रेज्यूमे अच्छा बनाना, जैसे कि हमने बात की, यू कैन वॉलंटियर टू मेक योर रेज्यूमे गुड. दूसरा ये है कि अपना एप्लीकेशंस के वॉल्यूम को इंक्रीज करना. अब जैसे मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है कि ब्रो आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब, व्हाट शुड आई डू. सो वो पूछते हैं कि, मैं पूछता हूँ कि भाई कितनी जॉब्स पे अप्लाई किया. भाई 15-20 पे कर दिया, बट कुछ नहीं. 15-20 एक दिन में अप्लाई करनी 15-20 एक दिन में अप्लाई करनी होती है. यू शुड एटलीस्ट बी एक्सपेक्टिंग टू अप्लाई टू एटलीस्ट 100 to 150. दैट्स एटलीस्ट 100 to 150 पोजीशंस टू इवन गेट 2 to 3 इंटरव्यूज. एग्जैक्टली, ठीक है. सो अगेन, जितना तुम वॉल्यूम को अंडर एस्टिमेट करते हो वो बहुत ज़्यादा है. सो ट्राई टू डू 10 to 20 times more than that. एग्जैक्टली. लाइक एक सेकंड चीज इज वी डोंट लाइक रिजेक्शंस. जब हमारे पास रिजेक्शंस आते हैं ना, वी गेट डीमोटिवेटेड. राइट. बट one thing what we should do is when we are getting the rejection, we should always ask कि आपने किस पॉइंट्स पे हमें रिजेक्ट किया है. राइट. अगर नहीं भी आ रहा है रिस्पॉन्स तो आप देखो कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो. मैं आपको ना एक पर्सनल बताता हूँ, सिनेरियो बताता हूँ. आई डोंट नो भाई शेयर करना चाहिए नहीं, बट मैं स्टिल बताता हूँ आपको. मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, इस टाइम पे मेरे को एक ऐसी रैंडम बंदा मिला था बस स्टैंड पे खड़े हुए. सो वो अभी रिसेंटली आए थे मे इनटेक में. ओके. सो वो बेचारे एक महीना 1.5 हो गया होगा बेचारा जॉब ढूंढ रहा है भाई. वो भी 12th के बाद आया, ठीक है. एंड ऐसे उन्होंने पूछा कि भाई आप यहीं पर रहते हो. मैंने कहा यार मेरा घर यहीं पास में ही है. कह रहा यार जॉब वॉब कैसे मिलती है यहाँ पे. आई वाज लाइक डेफिनेटली ब्रदर, आई विल ट्राई टू हेल्प यू. ओके. एंड ही आस्क्ड मी आप कहाँ काम करते हो. आई टोल्ड हिम ये मेरा स्टोर है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ. एंड इफ़ यू वांट रेफरेंस, वी आर हायरिंग राइट नाउ. ऑफ कोर्स इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है. मे इनटेक, सितंबर इनटेक, सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है. राइट. सो आई टोल्ड हिम वी आर ऑल्सो हायरिंग. और मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अपने काम के अंदर. मैंने बोला कि ड्रॉप करो रिज्यूमे आप मेरे स्टोर पे आके और मेरा रेफरेंस डाल के चले जाना, कोई बात नहीं. मैं नहीं हूँ, आप बोल जाना मैनेजर को, मेरा नाम ले देना. एंड वो चीज़ उसने करी है. और मैं इवेंचुअली मैं गया हुआ था घूमने
3 दिन के हॉलीडे पे था, मैं अपना बाहर घूमने गया हुआ हूँ, और उसका मैसेज आया कि ब्रो मैंने आई जस्ट ड्रॉप द रेज्यूमे एट योर स्टोर, आई टुक योर नेम एंड जस्ट कुछ देख लेना। उस लाइक ओके दैट्स फाइन, मैं जब वापस आऊँगा आई टेक अ लुक ऑन दैट। एंड मंडे को मैं गया हूँ, मैंने रेज्यूमे देखा, भाई उस बंदे ने चैट जीपीटी से रेज्यूमे कॉपी पेस्ट करके डाल दिया नीचे योर नेम एग्जैक्टली, ऊपर आपने नाम एडिट करा, सब कुछ करा। जब हमारा एक्सपीरियंस वाला एक कॉलम आता है, सेक्शन आता है, उसके अंदर आप वहाँ पे लिखा होता है ना कि पुट योर कंपनीज नेम एंड डेजिग्नेशन, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है भाई। एंड ही इज एक्सपेक्टिंग अ जॉब। क्रेजी। एक सेम चीज। सो अगेन मैंने भी जब मैं कॉलेज में एज अ फिटनेस स्पेशलिस्ट काम करता था, आई ऑल्सो हायर्ड सम स्टाफ फॉर फ्रंट डेस्क या फॉर यू नो लाइक बेसिक पोजीशंस होती हैं। आई रिसीव 2 डिफरेंट रेज्यूमेस, ठीक है, मेरे को चलो नाम तो याद नहीं होंगे, लेकिन उनकी आए थोड़े थोड़े अलग टाइम पे थे। मैंने पहली ईमेल देखी एंड आई वाज लाइक दिस ओके ठीक है। 4-5 ईमेल्स के नीचे एक और देखा, दिस ये तो देखा लग रहा है, पहले नहीं देखा था बट नाम डिफरेंट था। सो आई वाज लाइक कि अच्छा चलो ईमेल्स दोनों कंपेयर करते हैं। कॉपी पेस्ट, पूरी ईमेल सेम, उसके अंदर का पूरा रेज्यूमे सेम, एड्रेस भी सेम। आई एम लाइक कि अगर तुम इतना एफर्ट नहीं डाल सकते कि तुम एक अपना प्रॉपर पर्सनलाइज्ड एक अच्छा रेज्यूमे बनाओ, देन हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग जॉब्स? एग्जैक्टली। अभी के बारे में अगर हम बात करें सर्वाइवल के ऊपर, तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि 1 साल का जब हम जब हम यहाँ पे एजुकेशन में आते हैं, स्टडी में 1 साल का हो चाहे 2 साल का कोर्स हो, आपके पास GIC होती है अपनी, राइट? सो GIC और सिर्फ 20 घंटे का काम, 20 आवर्स एज अ पार्ट टाइमर, क्या इनफ है सर्वाइव करने के लिए? अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हो हफ्ते में, तो आपको टैक्स वगैरह कटवा के ना सिर्फ $270 to $300 ही आएगा। And if you multiply that by 4, that gives you around $12 to $1,400 $12 to $1,400 डिपेंडिंग अपॉन मिनिमम वेज से लेके आप $2-3 ऊपर भी बढ़ा लोगे। या सो अगेन एक जो सबसे ज़्यादा आपकी सैलरी का सबसे ज़्यादा बड़ा चंक जो लेकर जाता है वो होता है आपका रेंट। दैट इज़ द मेन फैक्टर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सो अगर तो आपका रेंट ज़्यादा नहीं है, लेट्स से अगर आपका रेंट 50% ऑफ योर सैलरी से कम है, तो यू हैव अ गुड चांस ऑफ सेविंग सम मनी। डेफिनेटली वो ज़्यादा नहीं होगा, लाइक ऐसा नहीं होगा स्टिल कि हाँ भाई अगर आपका रेंट बहुत कम है तो स्टिल यू आर एबल टू पे लॉट ऑफ योर ट्यूशन, बट यू नो स्मॉल स्टेप्स हेल्प। तो रेंट एक फर्स्ट चीज़ है। स्टिल अगर आप 20 घंटे सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव तो डेफिनेटली कर सकते हैं। सो अगर तो अब हम एवरेजली बात करेंगे कि यू नो कनाडा में या ओंटारियो में एवरेज रेंट कितना होगा, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट पे करता होगा, दैट वुड बी समवेयर अराउंड $500 इन शेयरिंग, ठीक है। अगर $500 वहाँ पे आपका रेंट जा रहा है, उसके ऊपर अब ग्रोसरीज भी एक बहुत ही सब्जेक्टिव फैक्टर है, बट मैं लेकर चलूँगा $200 मंथली, नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा फ़ोन या फिर मिसलेनियस खर्चे टोटल लाइक उसको भी तुम 200 एक अलग चंक ऐड कर लो। सो 500 प्लस 400 हमारा $900 से $1,000 का खर्चा और थोड़ा बहुत ट्रैवल एक्सपेंस हो गया आपका $150-200। तो ऑलमोस्ट इफ यू से लाइक somebody is spending $1,200 to $1,300 a month, so 20 घंटे की जॉब में अभी भी सर्वाइवल है। हाँ सर्वाइवल है, इट्स जस्ट कि तुम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही करोगे, $100 ही ज्यादा बना पाओगे, विच इज जस्ट लाइक पता नहीं चलेगा बना भी पाओगे। किसी दिन हुआ कि बंदे को कुछ पसंद आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेनी है, तो उसके पास $1 भी नहीं हो। या सो दैट्स द थिंग कि सिर्फ पार्ट टाइम जॉब, सिर्फ 20 आवर्स काम करके सर्वाइवल ही कर सकते हो, ज्यादा बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन ही आएगा। हाँ, और आप ज़्यादा पैसे सेव नहीं कर पाओगे टू गिव योर कॉलेज ट्यूशन। एग्जैक्टली। और एक चीज़ स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती है, वो है कोऑप या ऑफिशियल ड्रॉप्स। अब जैसे मेरा प्रोग्राम था वो था 16 महीने इकट्ठा, कोई कोऑप नहीं, कोई बीच में ऑफिशियल ड्रॉप नहीं है। हाँ, सो मुझे अगर मैं चाहता भी काम करना, मैं 4 महीने मुझे एक्स्ट्रा नहीं मिलते जिसमें मैं यू नो फुल टाइम काम कर सकता था। सो ये एक हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाती है जिनका फास्ट ट्रैक प्रोग्राम होता है या जिनके कोई ब्रेक नहीं होती। जिनकी कोऑप या फिर ऑफिशियल ब्रेक्स होती हैं उनको एडवांटेज हो जाती है, तो उनका सिनेरियो थोड़ा अलग होगा क्योंकि वो स्टडी परमिट के अंदर ही काउंट होती है। और आप अपने पैसे सेव कर सकते हो। वैसे ही पता चल चुका है आपका कि आप 12th के बाद आए हो, राइट? एंड इस टाइम पे CRS स्कोर की अभी हमने डिस्कशन करी, कितने ज़्यादा भाई आसमान को छू के बैठे हुए CRS स्कोर सबके। सो आपको PR कैसे हुई है यहाँ पे? हाउ यू गॉट द PR? सो मैंने सभी सेम चीज़ें की हैं जो 12th का स्टूडेंट यहाँ पे आगे करता है, कि 2 साल का डिप्लोमा और NOC B में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस।
उसके बाद जो एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा की है जो ऑलमोस्ट नो वन एवर डज, दैट इज़ लर्निंग फ्रेंच. तो मैंने फ्रेंच सीखी थी व्हेन आई वाज ऑन माय वर्क परमिट. मैंने पहले कभी फ्रेंच नहीं सीखी और ना ही मैंने स्कूल में कोई लाइक जैसे फ्रेंच में एक्स्ट्रा ना, ज़ीरो. मुझे जमापेल व्योम के अलावा कुछ नहीं हो रहा था. ठीक है. सो वर्क परमिट के टाइम पे आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच और बहुत मेहनत करके 1 साल में आई गॉट फ्लुएंसी स्कोर. B2+ स्कोर आया था मेरा TEF कनाडा एग्जाम में. इट्स अ फ्रेंच एग्जाम, फ्रेंच लैंग्वेज एग्जाम फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन. सो आई पास दैट और दैट हेल्प मी टू गेट प्रीटी गुड स्कोर इन एक्सप्रेस एंट्री, जिसके कारण मेरी आज PR हो रही है. तो जो PR हुई है वो फ्रेंच की बदौलत हुई है. एंड ये जो CRS स्कोर होते हैं फ्रेंच लर्निंग के, जो एग्ज़ाम जो हम देते हैं, तो उसके कितने पॉइंट्स होते हैं? सो अगर तो आप फ्रेंच के लैंग्वेज एग्जाम में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एग्जाम्स. TEF कनाडा या TCF कनाडा. एक और भी होता है TEFAQ विच इज़ फॉर क्यूबेक. सो उसका डिफरेंट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. बट उसके अलावा ऑल ओवर इन ऑन्टेरियो देयर आर दीज 2 मोस्ट रिनाउंड एग्जाम्स. डेल्फ नहीं है. बहुत लोगों को अगर कभी फ्रेंच का थोड़ा बहुत पता हो, वो सोचेंगे डेल्फ एग्जाम इज ऑल्सो वैलिड. दैट इज नॉट वैलिड. ओनली TEF कनाडा या TCF कनाडा. या सो वो एग्जाम दिया था एंड आई गॉट B2+ स्कोर. सो you actually get 50 score once you pass TEF या TCF कनाडा का एग्जाम. However, ये है कि आपके हर एक एस्पेक्ट में, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, सेम थिंग लाइक आइल्स. हाँ, उसमें B2+ तो आने ही चाहिए. अच्छा. ठीक है. फ्रेंच में 6 डिफरेंट लेवल्स होते हैं. A1, A2, B1, B2, C1, C2. ओके. तो अगर आपको वो 50 पॉइंट्स लेने हैं तो आपके B2+ आने चाहिए इस एग्जाम में. A1 is the least one, right? A1 सबसे बेसिक है. एंड एक्सपर्ट जैसे अगर आप ऊपर जाते हो, एक्सपर्टीज गेन करते हुए, सो वो आपका C2 बनता है. C2 is the most advanced. Okay, most advanced one is C2. Okay, so minimum you need is B2. Minimum you need is B2+. Like B2 के भी ना 2 सब डिविजन्स होती हैं, एक B2 और एक अपर बैंड होता है उसका. बेसिकली उनके न्यूमेरिक नंबर्स के हिसाब से भी डिवाइड किए हुए हैं लेवल्स को, जिसको NCLC बोलते हैं. सो अगर आप B2 पे हो देन योर NCLC काइंड ऑफ लाइक बैंड बट फॉर फ्रेंच. ठीक है. वो आपके 6 हैं. बट अगर आप B2+ में हो दैट मीन्स आपके NCLC 7 हो जाते हैं. सो आपको 7 NCLC चाहिए इन रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. सो दैट्स हाउ इट इज. अगर आपके वो आ जाते हैं देन यू गेट 50 पॉइंट्स फॉर फ्रेंच प्रोफिशिएंसी. 12 पॉइंट्स आपको और मिलते हैं बिकॉज नाउ यू नो इंग्लिश प्रोफिशिएंटली एज वेल एंड फ्रेंच प्रोफिशिएंटली एज वेल. सो टोटल 62 पॉइंट्स मिलते हैं वंस यू गेट फ्रेंच एग्जाम. सो व्हेन वी आर गिविंग द एग्जाम्स, लाइक ऑफ कोर्स हमें आइल्स का भी एग्जाम दोबारा देना पड़ता है. फ्रेंच जिसको नहीं आती वो भी एग्जाम आइल्स का दोबारा देता ही है, राइट? सो जब आप फ्रेंच का, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी ने फ्रेंच पढ़ी है, राइट, एंड उसने अपना TEF या TCF का एग्जाम दिया, सो उसको फिर से आइल्स भी देना पड़ता है या सिर्फ फ्रेंच सही है, काफ़ी है? अगर अब तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है. अगर उन्होंने आइल्स का जनरल टेस्ट दिया हुआ है और वो 2 साल की एक्सपायरी डेट के पास, 2 साल के अंदर वैलिड है, देन नहीं. बट अगर तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि उनको फिर से देना ही पड़ता है. तो डेफिनेटली आइल्स का तो तुम्हें फिर से एग्जाम देना ही पड़ेगा एंड यू हैव टू गो विद जनरल आइल्स. ठीक है. दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं जैसे सेल्पिप. मैंने खुद सेल्पिप एग्जाम दिया था एंड इफ लाइक आई पर्सनली रेकमेंड टू एनीवन, लाइक अगेन मेरी ये पर्सनल सब्जेक्टिव अप्रोच थी, बट आई रेकमेंड कि सेल्पिप दो क्योंकि ईजी है. मुझे तो ईजी लगा था, सो दैट्स व्हाई आई वेंट विद सेल्पिप. उसमें पॉइंट्स आ जाते हैं एंड देन फ्रेंच में वंस यू गेट B2+, तो वो दोनों के कंबाइन होके मेरे 430 थे बिफोर फ्रेंच एग्जाम. और फ्रेंच एग्जाम देने के बाद माय स्कोर गॉट बम्प्ड अप टू 496. सो बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया था. हाउ यू प्रिपेयर्ड योर माइंडसेट बिफोर स्टार्टिंग लर्निंग द फ्रेंच, एंड क्या था सोच कि भाई फ्रेंच ही एकदम से पढ़ लेता हूँ? सो वर्क परमिट आने के 3-4 महीने बाद ना, जब मैं प्लान फिटनेस पे काम कर रहा था और उसके बाद लॉकडाउन आ गया था एक्चुअली, फिर उसके बाद मैं कहीं और काम कर रहा था, प्लान फिटनेस पे नहीं कर सकता था क्योंकि जिम्स बंद थे. सो 2-3 महीने नहीं, लाइक 5-6 महीने के बाद वर्क परमिट के मेरी एक दोस्त से बात हुई एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट ऑप्शंस, क्योंकि उसको भी कनाडा आने का प्लान उसका बन रहा था. अच्छा. एंड ही वाज लाइक, यू नो, व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शन
अगर तुम कनाडा आते हो क्या क्या पीआर के ऑप्शंस हैं, तो सो वी वर जस्ट लाइक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि क्या क्या ऑप्शन है। मैं उनको बता रहा था कि ब्रो मेरा तो बन नहीं रहा, मुझे प्रोविंस वगैरह मूव करनी पड़ेगी, आई एम थिंकिंग कि मैं इधर चले जाता हूँ उधर चले जाता हूँ, आई वाज एक्चुअली वेरी टेंस्ड अप। सो ही एक्चुअली पॉइंटेड आउट कि भाई तू वो सब तो ठीक है, बट मैंने फ्रेंच का भी कुछ देखा था कि फ्रेंच के भी इतने पॉइंट्स मिलते हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई फ्रेंच। ओके, तो उस टाइम पे मैंने सुन तो लिया, बट आई वाज लाइक कि फ्रेंच कौन करेगा, मतलब यू नो लाइक वो तो चलो ठीक है तुमने बोल दिया और मैंने सुन भी लिया, बट बोलने और सुनने में बहुत आसानी है यार ये चीज। ठीक है, सो उस पॉइंट पे मेरा ऐसा था कि चलो ठीक है देखेंगे, वो भी देखेंगे कुछ है, बट धीरे धीरे ना मैंने उसमें रिसर्च करनी स्टार्ट की। ओके, पहले मुझे ये पता चला कि क्यूबेक में बहुत बेनिफिट है, लाइक अगर आपको क्यूबेक में फ्रेंच आती है इट कैन यू नो आपकी पीआर इजीली हो जाएगी। फिर बाद में ओंटारियो में भी या कहीं और भी आप रह रहे हो तो भी इसका बहुत बेनिफिट है। जब मैंने और रिसर्च की मुझे पता चला कि यू एक्चुअली गेट 50 प्लस 12 62 पॉइंट्स जब आपके एक बार हो जाएंगे। मैंने एक्चुअली वो यू नो कैलकुलेट योर CRS की वेबसाइट पे भी एक्चुअली अपना वो हाइपोथेसिस लगा के कैलकुलेट किया कि अगर मैं 1 साल का एक्सपीरियंस लूँ और मेरे TEF कनाडा में इतने इतने स्कोर आ जाएंगे तो मेरे कितने स्कोर बनेंगे। तो वो तो 511 तक बता रहे थे। अच्छा, एंड उससे तो मैं बहुत खुश हो गया। आई डोंट नो मेरे 496 एंड में क्यों बने थे जब एक्चुअल प्रोफाइल बनाई, बट स्टिल इट वुड बी समथिंग एल्स। हाँ, सो या तो उस टाइम पे मुझे कंफर्मेशन हुई कि हाँ भाई एक्चुअली इट विल रियली हेल्प मी। एंड मेरा ऐसा था कि ठीक है भाई शुरू कर देते हैं अब। और कोई तरीका मुझे मूव तो करना नहीं, क्योंकि मूव करना मेरा एक्चुअल में लास्ट ऑप्शन था किसी भी टाइम ड्यूरेशन में, कि भाई अगर वर्स कम्स टू वर्स कुछ ना बना तभी प्रोविंस चेंज करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो अब ये डायरेक्शन थी कि भाई अब फ्रेंच फिर कर ही लेते क्योंकि और कोई मिल ही नहीं रहा ऑप्शन हमारे को। और अगर लॉजिकली भी मैं इस डिसीजन के बारे, क्योंकि मैंने इस डिसीजन के बारे ना लॉजिकली सोचा कि अच्छा मेरे पास 2 ऑप्शन हैं कि आइदर आई कैन मूव या फिर मैं फ्रेंच सीख सकता हूँ। राइट, इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। मूव करूंगा फिर से जीरो से सब कुछ स्टार्ट करूंगा और नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अपनी फील्ड में काम करता हूँ, मैं जॉब को बहुत पसंद करता हूँ, बट वहाँ पे जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा, फिर रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा, PNP वगैरह के थ्रू कुछ करना पड़ेगा। वेयर एज कि अगर मैं फ्रेंच सीखता हूँ मैं अपनी फील्ड में ही काम करते रहूँगा, साथ की साथ आई वुड ऑल्सो बी बिल्डिंग अप अ स्किल जो मुझे कनाडा में फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक कनाडा इज़ अ बाइलिंगुअल कंट्री, यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज ही फ्रेंच है, सो दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग्स। तो आगे भी मेरे फ्यूचर में हेल्प होएगी और PR भी ईजिली हो जाएगी। सो मुश्किल तो है, डेफिनेटली मुश्किल तो है, बट आसान होती तो भाई हर कोई कर लेता। आसान होती तो हर कोई कर लेता। सो व्हाई नॉट डू इट इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि यू नो होगी कि नहीं होगी। जस्ट स्टिक टू द प्रोसेस और आगे फिर जितनी प्रोग्रेस होगी देखी जाएंगे। एंड कितना टाइम लगा भाई फ्रेंच सीखने में और पूरी एक्सपर्टीज आने में एंड एग्जाम देने में? सो मैं थोड़ी डेट्स वगैरह सोच लेता हूँ। सो मैंने स्टार्ट की थी अराउंड मई 2020 के मई में स्टार्ट की थी। ये भाई पूरी डेट्स याद करके आया मुझे लग रहा है। नहीं एक्चुअली क्योंकि ना मुझे अपनी PR लेने की पूरी जर्नी याद है। अच्छा, क्योंकि हाँ, सो इसलिए मेरे ना दिमाग में वो डेट्स रहती हैं। सो 2020 के मई में मैंने फ्रेंच करनी स्टार्ट की थी। उस टाइम पे मैंने अपनी दूसरी लाइक पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब भी कर रहा था जस्ट टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी ड्यूरिंग द कोविड। तो मैंने कहा भाई थोड़ा पैसा आता रहेगा। फिर उस टाइम पे मैंने वो जॉब छोड़ दी थी सो दैट आई कैन प्रॉपर्ली फोकस ऑन फ्रेंच एज वेल। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर मैंने फ्रेंच करना स्टार्ट की मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 5 महीने की। फिर सितंबर में ना मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया था और मेरा उस पर फोकस ज़्यादा चलने लग गया। लाइक नाम है व्योम शर्मा, अगर आपको देखना होगा। ठीक है, उस पर फोकस ज़्यादा चलने लग गया। सो उस टाइम पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाफ जनवरी, ये 4-5 महीने ना मैंने यूट्यूब चैनल पे लाइक फुल टाइम जॉब में स्टिल कर रहा था, बट उसके साथ साथ ना मेरी लाइक मैं डाइवर्ट हो गया कि यार कि अब यूट्यूब कर रहा हूँ। आई ट्राइड टू बैलेंस आउट दीज 3 थिंग्स, वर्क, यूट्यूब एंड फ्रेंच, बट वो हो नहीं रहा था। सो वन थिंग हैड टू गो एंड दैट वाज फ्रेंच। सो 4 महीने के लिए मैंने फ्रेंच किया नहीं। सो ब्रेक आ गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड हाफ जनवरी, वो आ गया फ्रेंच का ब्रेक। ब्रेक नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे मैं डीमोटिवेटेड हो चुका था। आई वाज लाइक कि यार फ्रेंच नहीं होगी, अब देखेंगे अब क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे। उस टाइम पे मैं रिलाई कर रहा था कि अगर कुछ TR to PR का कुछ आता है या कोई ऐसी स्ट्रीम वगैरह आती है देन आई वुड बी एबल टू अप्लाई। सो मेरी उस टाइम पे अनसर्टेनिटी थी और कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। और जनवरी के स्टार्टिंग में क्या होता है, मैं ना एक कंसल्टेंट को कॉल करता हूँ। लाइक ऑब्वियसली कंसल्टेंट्स वगैरह से मैं बातें करी जा रहा था कि व्हाट आर माय ऑप्शंस। उस टाइम पे मैं काफ़ी कन्विंस्ड हो चुका था कि
TR to PR आने नहीं वाली, कुछ होने नहीं वाला, मुझे ना मूवी कर जाना चाहिए या फिर किसी के थ्रू LMIA का ही कुछ करवाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज कुछ बनना नहीं। मैंने उसको ना ये भी बताया कि मैंने A2 तक फ्रेंच की हुई है, लाइक मुझे थोड़ी बहुत आती है। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि तू भाई तू क्यों नहीं करता, मतलब उन्होंने ऐसी टोन में बोला, अच्छा, विच मेड मी रियलाइज कि भाई तू सही पाथ पे था, तूने क्यों छोड़ दिया। हाँ। तो उनकी लाइक वो टोन नेगेटिव नहीं थी, बट उनकी टोन एक बहुत ऐसी थी कि वो रियलाइज करवाना चाहते थे कि मेरे को कि भाई अगर वो आ रही है तो तू कर। हाँ। तो अब B2+ तक तो लाना ही है, हाफ वे लाइक यू आर 40% देयर, डेफिनेटली थोड़ा और टाइम लगेगा। सो उस चीज़ ने मेरे एक माइंड में एक ऐसी मेंटल शिफ्ट दी कि यार अब तो कर ही लेता हूँ, 40% फ्रेंच तो सीख ही ली है, अब अगर नहीं करूँगा वो जो 4 महीने 5 महीने लगाए वो भी बर्बाद होंगे, ठीक है। सो आई विल रेदर कंप्लीट दिस। तो उस टाइम पे फिर मेरा फोकस ये हुआ कि भाई अब तो एग्जाम दे के ही खत्म करूँगा इसको मैं। सो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में मैंने एग्जाम क्लियर किया था। 1 साल के करीब लगा क्या? सो अराउंड 7.5 मंथ्स यहाँ पे, 4 मंथ्स पुराने, सो 11.5 12 पूरे 12 मंथ्स में मेरी 0 to B2+, 0 to हीरो बन गए, 0 to हीरो बन गए, 0 to फ्रेंच हीरो, 0 to फ्रेंच हीरो बन गए। सही है भाई। और ये एग्जाम मतलब हाउ दीज थिंग्स वर्क इन द फ्रेंच, लाइक एज यू सेड कि 6 लेवल होते हैं, राइट? सो काम कैसे करते हैं, इनकी प्रोफिशिएंसी, और किस अगर हम इंग्लिश से कंपेयर करें कितना मुश्किल है और कैसे करना है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस TEF कनाडा का एग्ज़ाम को लेकर ये रहा है कि वो ना आइल्स के एग्ज़ाम से कंपैरेटिवली इजी है। मतलब आइल्स में तुम्हें सिर्फ इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग भी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसमें रीडिंग्स में ऐसा बहुत होता है कि अगर तुम थोड़ा सा कंटेक्स्ट भटक जाओ, तुम्हारे 3-4 क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाएंगे। TEF कनाडा की रीडिंग और लिसनिंग ईजी है, ठीक है। और रीडिंग और लिसनिंग होता भी ऐसा है कि जितना तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी इंप्रूव होती रहेगी। लाइक रीडिंग में क्या तुम्हें फ्रेंच पढ़नी है, डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आती, बट धीरे धीरे वंस यू बिल्ड अप द लेवल रीडिंग समझ आने लग जाती है। और वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ क्लोज टू एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन, तुम जितनी ज़्यादा वोकेबलरी लोगे उतनी तुम्हारी रीडिंग इंप्रूव होनी है। सेम थिंग विद लिसनिंग, जितना तुम सुनोगे और फ्रेंच एक्सेंट से अच्छे से फेमिलियर हो जाओगे उतना वो तुम्हारा इंप्रूव होएगा। राइटिंग और स्पीकिंग, ये हैं जो लोगों की वाट लगा सकती है अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, स्पेशली राइटिंग। क्योंकि राइटिंग में ऐसा नहीं है कि तुम जितना लिखोगे उतनी तुम्हारी फ्रेंच इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। राइटिंग में तुम जो लिख रहे हो तुमने उस चीज़ों को चेक भी करवाना है। लाइक यू बेसिकली नीड अ गाइडेंस, यू नीड अ कोचिंग जो आपको बता सके कि हाँ यहाँ पे तूने ऐसे गलत किया। सेम विद स्पीकिंग, अब आप कुछ भी फ्रेंच में तुम चार चीज़ें पढ़ के बोंजूर ऐसे बोलोगे तो वो तो चलेगा नहीं। सो यू नीड समवन टू करेक्ट योर एक्सेंट। सो ये अप्रोच थी मेरी हर एक लेवल को लेकर। इन कंपेरिजन टू आइल्स, ठीक है, हमें उतना ज़्यादा फॉर्मली या फिर उतनी ज़्यादा हाई एंड चीज़ें पता होनी ज़रूरी नहीं होती। वंस यू बिल्ड अप दैट इंटरमीडिएट लेवल, फिर एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करके ना बंदा इजीली फ्रेंच का वो एग्जाम क्लियर कर ही लेता है। मैं अभी भी अब डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि मुझे फ्रेंच उतनी अच्छी उस हिसाब से नहीं आती, कैनेडियन के कंपैरिजन में तो नहीं आती। कैनेडियन या फिर मैं किसी के साथ अगर स्ट्रीट में जाके फ्रेंच में बातें करूँ, हो सकता है मैं पूरी अच्छे से नहीं समझ सकता, बट वो मेरे को रिक्वायर्ड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है, जितने कम टाइम में हो सके उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। सो एफिशिएंसी मैटर्स मोर देन कि तुम्हें कितनी एक्चुअल में फ्रेंच आती है। So as we are discussing about the French and how we can give the exam, so if somebody wants to start the basics learning of the French, how they can pursue with that? What's the first step they should take? So मैं थोड़ी रिसोर्सेज बता देता हूँ कि जो आप यूज़ कर सकते हो टू स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच। 2 से 3 किताबें जो आपको बहुत काम आएंगी। सबसे पहली ये है कंप्लीट फ्रेंच ग्रामर ऑल इन वन, ठीक है। पब्लिशर इज एना हेमिंगवे। तो अगर आप अमेजोन पे जाओगे आपको दिख जाएंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो। Sure. और एक है एडितो A1, एडितो A2 और एक और है एडितो B1। सो दीज आर अकॉर्डिंग टू द लेवल। लाइक अगर आप एकदम बेसिक हो तो आप एडितो A1 खरीदोगे ताकि आपका वो वोकेबलरी हो जाए। सो ये जो एडितो बुक्स बताई हैं ये हैं वोकेबलरी इंप्रूवमेंट के लिए। जो कंप्लीट फ्रेंच ग्रामर की बुक बताई है वो डेफिनेटली है ग्रामर के लिए। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी लाइक जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका फ्रेंच सीखने का, वो है प्रोनाउंसिएशंस एंड साउंड्स। क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक है इस लैंग्वेज का। फ्रेंच में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स को समझते हो,
क्योंकि अब जैसे ना COUP, ठीक है, ओके, फ्रेंच में ये जो OU साउंड है इसको हम बोलते हैं ऊ, ठीक है, ये लंबा ऊ है, ऐसे ऊ। वेरएस की CU, अगर अकेला CU, ये होता है Q, मतलब कि जो अकेली U की साउंड है वो होती है U, वेरएस OU की साउंड इकट्ठी बनती है ऊ। सो इन चीज़ों को आप ऐसे नहीं कर सकते कि और आप यू को ऊ नहीं कर सकते। सो ये बहुत ही बारीक चीज़ें होती हैं जो समझनी, जो जितनी आपकी स्टार्टिंग से ही समझ आएंगी ना आपको, उतना आगे जाके इजी होगा। ये स्पीकिंग में भी हेल्प करेगी, ये लिसनिंग में भी हेल्प करेगी, क्योंकि एक बार आपको वो साउंड पता होगी तो आपको सुनेगा अच्छे से कि अच्छा उसने ये वर्ड बोला था, ये नहीं बोला था। सो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। उसके साथ साथ सेंटेंस बनाने सीखो कि अब अगर मैं बोलूँ कि शाम ईट्स अ पिज्ज़ा, ठीक है, ये तो इंग्लिश का सेंटेंस है। हमारे किसी भी सेंटेंस में ना 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे लाइक शाम है हमारा, इसमें सब्जेक्ट, ईट्स है हमारा वर्ब, पिज्ज़ा है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ों से स्टार्ट करो। व्हाट आर सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट प्रोनाउंस इन फ्रेंच, व्हाट आर वर्ब्स इन फ्रेंच, एंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन फ्रेंच, और उसके जेंडर्स वगैरह, फिर जेंडर्स वगैरह कर लेना। सो दैट्स वेयर यू कैन स्टार्ट। मैं भी लाइक अगर आपको एक और रिसोर्स चाहिए, मेरी वेबसाइट भी है www.frenchifywithvyom.com। उस पे मैंने फ्री में एक कोर्स बनाया हुआ है, विच इज़ द बेसिक कोर्स फॉर फ्री में। सो उसमें ऐसे कंसेप्ट हैं जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है फ्रेंच का, कोई भी जा सकता है, उसको परचेज कर सकता है फॉर $0। सो इट्स फ्री। सो डेफिनेटली वहाँ पे जाओ, वो लेक्चर्स में आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाउ द साउंड्स आर मेड। और उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी। मैंने फ्रेंच की व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई हुई है, सो आपका लिंक उसके नीचे आ जाएगा। फ्रेंच लर्नर्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली बनाई हुई है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स चाहिए या डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए तो वो उसमें आते रहते हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते एक लाइव डाउट सेशन भी रखा था, तो वो 150 लोग हैं उसमें। लाइक अभी तो 200 लोग हो चुके हैं, बट अराउंड 20 पीपल ज्वाइंड। सो वी वर डिस्कसिंग ऑल द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच। तो उसमें प्लीज ज्वाइन करो, वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। सो व्हाट आई विल डू इज I'll mention the website link. I'll mention your WhatsApp group link also, and even the YouTube channel also. Sure. Everything I'll mention in the description so that you can join. And भाई को Instagram पे भी जाके follow करना, so सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी, right? So closing की तरफ आते हैं भाई पॉडकास्ट के। So आपने PR ले ली है फ्रेंच के थ्रू, आपने बहुत सारी तरीके की जॉब्स करी, फिटनेस के अंदर आप ऑलरेडी हो, right? So how you decided to come up with the coaching for the French language? सो जब मैं फ्रेंच एग्ज़ाम के लिए लाइक प्रिपेयर ही कर रहा था ना, अराउंड लास्ट ईयर अगस्त में, सम फ्रेंड्स रीच्ड मी आउट एंड दे वर लाइक कि तू हमें भी पढ़ा सकता है, मुझे भी, यू नो, लाइक आई वांट टू गेट स्टार्टेड। और 3-4 लोगों ने ज्वाइन किया एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन टर्म्स ऑफ कि द वे आई टीच, इन टर्म्स ऑफ हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट्स टू देम। सो वो एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव फीडबैक लूप मुझे मिला। एंड देन आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम चैनल फ्रेंचिफाई विद व्योम, जहाँ पे मैंने अपनी पहली पोस्ट डाली कि यू नो लाइक I'll be starting A1 batch, if anyone would be interested please you know you can let me know and we'll join. और वहाँ से भी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया एंड दैट्स हाउ आई वाज, यू नो, उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यू नो आई थिंक आई एम ऑल्सो गुड एट टीचिंग फ्रेंच। सो क्यों ना मैं अब उन स्टूडेंट्स को हेल्प करूं जो यहाँ पे PR लेना चाहते हैं, या कोई भी इमिग्रेंट जो यहाँ पे PR लेना चाहते हैं, ताकि वो मेरी भी सीखना चाहते हैं, राइट, ताकि वो मेरी जर्नी से रिलेट करके खुद भी PR इजीली ले पाएं, रेदर देन चेंजिंग द प्रोविंस या फिर यू नो धक्के खाने की जगह। राइट। एंड भाई किस टाइप के अभी आप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो और कहाँ पे अपने वो जो कोर्सेज है वो आप अपलोड कर रहे हो? सो मेरे सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे मेरी वेबसाइट पे ही www.frenchifywithvyom.com। मेरे करंटली A1 एंड A2 कोर्सेज जो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं वो वेबसाइट पे ही हैं। इफ समवन नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन दे कैन डेफिनेटली DM मी और मुझे पूछ सकते हो, वी कैन लाइक हॉप ऑन अ कॉल और मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। A1 एंड A2 जो है वो आपके ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज अपलोडेड है, राइट? सो दीज आर द कोर्सेज व्हिच आर फ्री ऑफ कॉस्ट और यू आर चार्जिंग फॉर दैट? तो जो फ्रेंच बिगिनर कोर्स है जो जिसमें आपके बहुत ही लाइक बिगिनर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वो तो सारा फ्री है। अगर आप रियल में सीरियस हो कि हाँ भाई अब आपको यू नो प्रॉपरली फ्रेंच परस्यू करनी है, तो मेरे A1 और A2 कोर्सेज रेडी हैं आप फॉर परचेज, तो वो मेरी वेबसाइट पे भी स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं, सो यू कैन परचेज दोज। एंड कोर्स आपने किस तरीके से अपना जो है डिज़ाइन करा हुआ है? ओके, सो कोर्स में
आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलेंगी. सबसे पहला तो आपको मिलेगा एक्सेस टू ऑल द लेक्चर वीडियोस. ठीक है, सो जैसे सारी ग्रामेटिकल वीडियोस होती हैं, ये हर एक कंसेप्ट की आपको वीडियोस का एक्सेस मिलेगा. सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स इन फ्रेंच, इन ग्रामर. उसके साथ साथ आपको लिसनिंग प्रैक्टिसेस और रीडिंग प्रैक्टिसेस के भी सारे यूनिट्स मिलेंगे और डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी. बेसिकली दोज आर इंटरेक्टिव वीडियोस. वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई एक ऑडियो चल रही है, वो साथ के साथ आपको वीडियो क्यूज भी मिलेंगे. कि एक सेंटेंस बोला जा रहा है, उसके साथ एक्शन क्या होता है बेसिकली, यू नो, ताकि आपके दिमाग में देख के भी चीजें बैठें कि सुनने में कैसी थी वो. साथ के साथ आपको वोकेबलरी के प्रॉपर यूनिट्स भी मिलेंगे. और उसके साथ हमारे होते हैं डाउट सेशंस भी. हम हर हफ्ते वी कम लाइव, यू नो, 3 to 4 times वी कम लाइव एंड वी एक्चुअली डिस्कस व्हाट हैपेंड, या फिर क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं और स्पीकिंग प्रैक्टिसेस भी करते हैं. और वी बेसिकली डू ग्रुप एनालिसिस की हाउ द फ्रेंच इज गोइंग. नाइस लाइक बहुत तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है एक. सो दैट अगर कोई बेसिक लेवल से भी स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि A1 लेवल जो है, अगर उससे भी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको कोई भी डाउट आता है किस तरीके से उसको स्टडी करना है. So it's not just इंग्लिश, राइट? सो बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज है. सो इन एंड आउट सारे उसके अंदर, कोर्स के अंदर है, राइट? सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड ऑफ कोर्स इतने तरीके से आपने डिज़ाइन कर रखा है अपना प्रोग्राम जो है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ मोर वेबसाइट्स, राइट, जहाँ पर सेम प्रोग्राम्स मिल भी रहे हैं. हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंटर्स? सो देखो, मैं स्टार्टिंग से यही कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू गो लर्न फ्रेंच ऑन यूट्यूब. ठीक है, बहुत आपको रिसोर्सेज मिल भी जाएंगी और आप यूट्यूब से भी फ्रेंच सीख सकते हो. आप डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करके भी सीख सकते हो. खुद ही अभी बताइए आपने जो बताई है. सो मेरा ये बिल्कुल इंटेंट नहीं है कि आप ना सीखो खुद ब खुद, बट हाउएवर मेरे को ये लगता है कि जो अप्रोच मैंने ली है, इंटेंस अप्रोच जो ली है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करके सीखने की, वो आई गेस मैं ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं खुद उस जर्नी से गया हूँ कि ठीक है, मैंने 1 साल में की है. और आप भी कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं हो जो जस्ट, यू नो, फ्रेंच सीखना चाहता है कि मजा आ रहा है. ठीक है, आपको भी एट द एंड ऑफ द डे PR के लिए चाहिए एक गोल है. सो आपका भी गोल है TEF कनाडा, जो मैंने भी अचीव किया है. सो दैट्स समथिंग दैट आई कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स. राइट, वो एक जर्नी से जब कनेक्शन आता है ना, तो वो एक डिफरेंट मोटिवेशन देगा आपको. राइट. और उसी हिसाब से स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को उस हिसाब से प्रिपेयर करवाता हूँ. जब अगर हम सोशल मीडिया की बात कर ही रहे हैं भाई, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, राइट? सो किस टाइप का कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो उसके ऊपर, ताकि लोग आपको और से ज़्यादा फॉलो कर सकें भाई? सो मेरा इंस्टाग्राम टैग है फ्रेंचिफाई विद व्योम. उस पर मैं यूजुअली वीडियोस डालता हूँ क्या मैंने एक्सपीरियंसेस किए व्हाइल आई वाज लर्निंग फ्रेंच. क्योंकि ना कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको तभी पता चलती हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दैट जर्नी. ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ लाइक एक्सपीरियंस बन जाती हैं. सो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि स्टार्टिंग से ही क्या करना चाहिए फ्रेंच में, क्या नहीं करना चाहिए. उसके साथ साथ क्विक ट्रिक्स एंड टिप्स टू लर्न फ्रेंच, या फिर डिफरेंट वोकेबलरी फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हो, डिफरेंट थिंग्स यू कैन से इन फ्रेंच व्हिच विल बेसिकली इंप्रूव योर लेवल इन फ्रेंच. एंड हाउ अबाउट यूट्यूब, जो भाई जिसकी वजह से आपने फ्रेंच पढ़नी छोड़ दी एंड वापस से अब दोबारा से यूट्यूब पे आ रहे हो, जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो अब उस पर क्या कोशिश है कंटेंट डालने की? सो यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था वेरी स्पेसिफिकली फॉर बैरी. मैं क्योंकि बैरी सिटी में रहता हूँ, वहाँ पे आज तक कोई यूट्यूबर नहीं है. सो इवन करंटली आई एम दी ओनली वन, इवन तो मेरी वीडियोस नहीं आई हैं, बट किसी और ने यूट्यूब शुरू नहीं किया. सो आई वाज लाइक कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से लेनी पड़ेगी. सो ये तो बहुत अच्छी बात मेरे लिए भी कि मैंने भी किसी बैरी के यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन करा है भाई. डेफिनेटली. सो वो चीज़ है. और आई एम प्लानिंग टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली रिगार्डिंग बैरी बट ऑल्सो रिगार्डिंग डिफरेंट करियर्स इन कैनेडा. कि क्या किसी पर्टिकुलर कोर्स का या फील्ड का फ्यूचर में स्कोप है, या कितनी आने वाले टाइम में डिमांड है. राइट. सो उस चीज़ पे बहुत फोकस करेगा आने वाली मेरी यूट्यूब वीडियोस का कंटेंट. नाइस. एंड ऑफ कोर्स आपके पास जो वेबसाइट है जिसमें आपका A1 एंड A2 कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है. सो आगे फ्यूचर में किस टाइप के कोर्सेज देखने को मिल सकते हैं भाई उस पे? फ्यूचर में अब स्पेसिफिक कोर्सेज आएंगे फॉर हायर लेवल विच इज़ B1 एंड B2. ठीक है, और ये आइदर दे कैन बी अमेलगमेटेड और वो या फिर वो सेपरेट भी हो सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन कि मुझे स्टूडेंट्स किस तरह का फीडबैक देंगे. क्योंकि कोर्सेज बनाने में मैं एक सबसे चीज़ ज़रूरी समझता हूँ वो होता है कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. राइट. सो B2 कोर्स में तो डेफिनेटली एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन होंगी. एंड या दीज विल बी द 2 courses, B1 and B2. B1 is like intermediate, B2 will be specifically at upper intermediate, preparing you for the exam purposes. तो इसी के साथ भाई पॉडकास्ट का आज ख़त्म करते हैं. और थैंक यू सो मच आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए. और यहीं पर हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं.
थैंक यू आपका पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द कैनेडियन विंग्स एंड भाई के चैनल को भी जाके फॉलो करो. Go on his Instagram also, Frenchify with Vyom. I'll add all the links, Instagram and YouTube in the description. So go and check out, and make sure if you want to check the clips of this episode or the past episodes, subscribe to the Untold Canada channel and check out the Untold Canada on Instagram. वहाँ पे मैं रील्स डालता हूँ इन्हीं एपिसोड की बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में. So मिलते हैं आपको अनदर एपिसोड में. See you, bye, take care.